सभी विद्यार्थियों को वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं क्लास को ज्यादा समय ना लगाते हुए। आज हमारी क्लास की 14वीं क्लास है और 2 क्लासें और पड़ी है। हमने आपको 16 और सुबह जैसे रविवार है तो कल रविवार को हम सुबह हो सकता है 2 सेशन लेके आए। तो आवाज के बारे में आप मुझे बता दीजिए कि आपको आवाज आ रही है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आवाज के बारे में मुझे बता दीजिए। महेश कुमार नमस्ते, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज वाली पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन एसबीआई में आ सकते हैं, अच्छे से पढ़ना। कुछ रिपीट भी हैं क्वेश्चंस। 4 तारीख को जिनका पेपर है वो अच्छे से एग्जाम करके आए। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का कौन सा रैंक है। ये क्वेश्चन आपको बताया हुआ है और आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का कौन सा रैंक है। चौथा रैंक है। ये मैं क्वेश्चन आपको बार बार बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी रिपीट करेंगे। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी पर किया गया है। ये सौर ऊर्जा पर चलने वाली नाव जो है ये सरयू नदी पर अयोध्या में, इसको यूपी इरेडा द्वारा बनाया गया है। ये नाव उत्तर प्रदेश के जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने बनाया है, यूपी रेडा द्वारा बनाई गई है। और ये कौन सी नदी पर बनाई गई है, सरयू नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय सेना प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे घोषित किया गया है, अरविंद पानगड़िया। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन थोड़े मुश्किल आएंगे, एक बार तो थोड़े इजी चल रहे हैं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। आप मुझे बताएंगे उत्तर प्रदेश में अभी एक स्कूल खोला गया है, बच्चियों का स्कूल है। ये पहला जो स्कूल है वो गर्ल्स सैनिक स्कूल है। आप में से मुझे कौन बता सकता है कि उस स्कूल का नाम क्या है। आपको सबको ये पता होगा, ये तो वृंदावन मथुरा में है। आप मुझे उस स्कूल का नाम बताइए जो पूरी तरह महिलाओं के लिए खोला गया है। क्या कोई बता सकता है महिलाओं का पहला सैनिक स्कूल कौन सा है। बिल्कुल सभी ने सही जवाब दिया है, संविदा गुरुकुलम। स्कूल का नाम है संविद गुरुकुलम, ये स्कूल का नाम है। और ये जो स्कूल है ये मथुरा में वृंदावन में बनाया गया गर्ल्स सैनिक स्कूल है, भारत का पहला सैनिक स्कूल है ये। आप देखेंगे आईसीसी द्वारा एक बाइलेटरल क्या हो रही है, सीरीज हो रही है। ये सीरीज जो हो रही है ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही है। इसमें पहली बार एक न्यूट्रल एम्पायर, पहली महिला एक न्यूट्रल एम्पायर है। निष्पक्ष का मतलब है न्यूट्रल। तो दुनिया की सबसे पहली जो न्यूट्रल एम्पायर है उसका नाम मुझे बताएंगे, वो कौन सी न्यूट्रल एम्पायर है। दुनिया की पहली न्यूट्रल एम्पायर का नाम बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। जवाब दे चुके हैं स्टूडेंट के जवाब आ चुके हैं। दुनिया की पहली न्यूट्रल एम्पायर, एक मिनट सॉरी स्पेलिंग, NEUTRAL, न्यूट्रल एम्पायर। दुनिया की सबसे पहली न्यूट्रल एम्पायर का नाम बताएंगे, क्या नाम है इसका। नाम है सू रेडफर्न। क्या नाम है, सू रेडफर्न। दिव्या ने सही जवाब दिया है, अंकित अत्री का जवाब सही है। ये किस देश की है, इंग्लैंड की है। और ऐसा होता था कि आज तक जो महिलाएं थी ना, जो टीमें खेल रही हैं उन्हीं में से हुआ करती थी। ये इस बार एक न्यूट्रल एम्पायर है, ना तो अफ्रीका की है ना ऑस्ट्रेलिया की है, ये इंग्लैंड देश की महिला एम्पायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक प्रभा अत्रे किस घराने से थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये एक भारत के पद्म पुरस्कार प्राप्त महिला थी, किराना घराना की थी। ये कौन से घराने से थी, किराना घराना से थी। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा का नाम क्या है, कुवैती दिनार है। सबसे मजबूत मुद्रा का नाम कुवैती दिनार है। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। देखो ये कुछ इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आगे मुश्किल आएंगे।
भारत की सबसे पहली एआईसीटी कौन सा शहर बनने जा रहा है? भारत की सबसे पहली एआईसीटी कौन सा शहर बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है लखनऊ। लखनऊ बनने जा रहा है, भारत की सबसे पहली एआईसीटी बनने जा रहा है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए विशेष दूत किसे बनाया गया है? अफगानिस्तान में शांति के लिए हामिद करजाई को, ये पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे अफगानिस्तान के, इनको वहां पर शांति दूत बनाया गया है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? देखो, मैंने आपको ये भी बताया था कि बोध गया में भी एक मीटिंग हुई है। बोध गया में भी एक बौद्ध धर्म की मीटिंग हुई है। बोध गया जो है वो किस स्थान पर है? बिहार में है। यहाँ पर इंटरनेशनल सांगा फोरम हुई है। यहाँ पर इंटरनेशनल सांगा फोरम हुई है। लेकिन अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये 12वीं एशियाई बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ है। ये जवाब दे दिया, पवन कुमार का जवाब सबसे पहले आ गया था। तो बहुत अच्छा है, ये आपने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसमें महिलाओं को 12,000 रुपए वार्षिक रूप से दिए जाते हैं, 1,000 रुपए महीना देते हैं। ये छत्तीसगढ़ की योजना है। और ये जो योजना है किसी और योजना से प्रेरित है? आप मुझे बताएंगे ये कौन सी योजना से प्रेरित है? मध्य प्रदेश की योजना से प्रेरित है। चलो बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? भारत इसका मेंबर बना है यूनाइटेड नेशन स्टेटिस्टिकल कमीशन का। 4 साल के लिए मेंबरशिप मिलती है। तो भारत को इसके अध्यक्ष के रूप में मिली है, ये मेंबरशिप मिली है। आगे हम देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में गंगा पर 4.56 किलोमीटर लंबे पुल बनाने की मंजूरी दी है? एक ब्रिज बन रहा है, गंगा नदी पर बन रहा है। ये इसकी मंजूरी अभी मिल गई है। ये बिहार में मिली है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री अभी जो केंद्र सरकार की एनडीए सरकार में शामिल हो गए हैं, इसलिए बिहार को अब जो है मिलने लग गए, प्रोजेक्ट मिलने लगे हैं। हाल ही में फीफा द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में घोषित किया है? फीफा द्वारा लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में घोषित किया है। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन सा बना? रोहित शर्मा है। T20 में सर्वाधिक शतक किसने लगाए हैं? और 150 विकेट किसने लिए हैं T20 में? 150 विकेट लेने वाला है टीम सऊदी है। आप मुझे बताएंगे टीम सऊदी किस देश के हैं? इन्होंने T20 में 150 विकेट भी लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है? ये मिला है पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। पेंच टाइगर रिजर्व को मिला है। भारत के सबसे पहले ये डार्क स्काई पार्क के रूप में इसको मिला है। आगे आता है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? भारत और यूएई के बीच में आयोजित किया गया। किस देश के बीच में? भारत और यूएई के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी भारत में सबमरीन टूरिज्म शुरू हुआ है। भारत में सबसे पहला सबमरीन टूरिज्म कहां पर शुरू हुआ है? जहां पानी के नीचे जो है टूरिज्म, थोड़ी फोटो क्लियर करूंगा, थोड़ी सी क्लियर नहीं है पिक्चर। अब ठीक है, थोड़ी क्लियर आ गई है। तो अभी आपने देखा कि भारत का सबसे पहला पनडुब्बी पर्यटन यानी कि सबमरीन टूरिज्म जो है वो गुजरात में बेट द्वारका में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किस संस्था के साथ टाई अप किया है? आईआईटी मद्रास क्या कर रहा है? ई मोबिलिटी सिमुलेशन के लिए एक लैब बना रहा है। ये लैब कौन सी कंपनी के सहयोग से बन रही है? एल्टेयर के सहयोग से। किसके सहयोग से बन रही है? एल्टेयर के सहयोग से। नेक्स्ट देखो, मैं थोड़ी सी समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देना चाहता हूं ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सीख जाएं। आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियोस है ना, आपके वीडियो हट रहे हैं। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारे वीडियो हट रहे हैं। आप में से कितने स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनके वीडियो हट रहे हैं? ये वीडियो हट रहे हैं।
तो ये जो वीडियो आपके हट रहे हैं तो वो ना हमने दो भाई फ्री पढ़ाई यूट्यूब जो है ना चैनल उस पर डाल देंगे, ताकि आपके पास ये वीडियोस रहें। और जो ये पीडीएफ है आपकी, ये पीडीएफ भी दो भाई फ्री पढ़ाई टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देंगे। दो भाई फ्री पढ़ाई ऊपर लिखा हुआ है, तो आप देख लेना, वहां पे आपको मिल जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले के कैटेगरी में सबसे अच्छे शहर कौन से हैं? सबसे अच्छे शहर इंदौर और सूरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? आप देख सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा ये एक लार्जेस्ट एविएशन एक्सपो है। इसमें एविएशन सेक्टर जो है, हवाई जहाजों के ऊपर एक ये इनका एक लगाया गया एग्जीबिशन लगाया गया है। इसका नाम है विंग्स इंडिया 2024। तो ये कहां पर आयोजित किया गया? हैदराबाद में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन किस स्थान पे किया गया? हैदराबाद में आयोजित किया गया है। आगे हम देखते हैं एक एक्सरसाइज है, मिलन 2024 है। मिलन 2024 जो है भारत सरकार की एक पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी। इसके तहत भारत सरकार द्वारा ईस्ट के जो देश है ना, उनकी तरफ ध्यान रखा जाता था। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत हमने हमारे जो पूर्व के जो देश हैं, ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी थी भारत सरकार की, कि हमने पहले ना भारत अमेरिका की तरफ और इनकी तरफ भागता था। तो अब भारत ने सोचा था कि उस समय में 1991 में ये पॉलिसी लॉन्च की गई थी। इसमें सरकार ने कहा था कि हम जो ईस्ट के देश हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं, जो दुनिया में किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, जैसे सिंगापुर, जैसे थाईलैंड, जैसे श्रीलंका, इनके साथ में दोस्ती बढ़ानी है। ये सारे कौन से धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं और बहुत अच्छे देश हैं। इनके साथ हमने एक शुरू की थी, मिलन एक्सरसाइज भी शुरू की थी। तो मिलन जो है, मिलन की फुल फॉर्म आपको नहीं पूछी जाएगी, इसमें देशों के नाम पूछे जाएंगे, किस किस ने भाग लिया। इंडिया तो है ही, और इस 50 के आसपास देश भाग लेते हैं इस एक्सरसाइज में। तो ये विशाखापट्टनम में हुई है। ये एक्सरसाइज किस स्थान पर हुई है? ये विशाखापट्टनम में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया है? देखो, इंडियन आर्मी में एक ऐसा जहाज जो क्या है, विध्वंसक जहाज है, डिस्ट्रॉयर है। वो कैसा जहाज है? डिस्ट्रॉयर है, जो दुश्मन, उसमें मिसाइलें लगी हुई है, अगर किसी खेमे में आ गया तो दुश्मन के छक्के छुड़ा देगा। ऐसा जहाज भारतीय सेना में शामिल किया गया है। आप मुझे बताएंगे उस जहाज का नाम क्या है जो भारतीय सेना में शामिल किया गया है और वो डिस्ट्रॉयड है? बिल्कुल सही जवाब है, लगभग स्टूडेंट ने जवाब दे दिया है। आईएनएस इंफॉल है इसका नाम। आईएनएस इंफॉल एक डिस्ट्रॉयर वॉरशिप है। क्या है? डिस्ट्रॉयर वॉरशिप है, जो इंडियन नेवी में शामिल किया गया। आईएनएस इंफॉल, ये किसी शहर के नाम पे इसका नाम रखा गया है। विपक्षी दल बीपीएन के बहिष्कार के बाद में, बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में जीत के बाद में प्रधानमंत्री पद किसने हासिल किया है? प्रधानमंत्री पद हासिल की है शेख हसीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किस भारतीय संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? इसका G-SAT-20 है। आप मुझे बताएंगे G-SAT-20 का नया नाम क्या है? G-SAT आगे मुझे बताएंगे नाम क्या है, और इसको कौन सी कंपनी ने ऊपर भेजा है? जल्दी मुझे बताएंगे G-SAT का नया नाम क्या है? G-SAT का नया नाम और कौन सी कंपनी द्वारा इसे भेजा गया है? इसरो की कौन सी ब्रांच द्वारा इसे भेजा गया है? इसका नाम G-SAT-N2 है। वैसे तो आपको बता देता हूं, G-SAT-N2 है। और इसको भेजा किसने है? कौन सी एजेंसी ने भेजा? इसरो की कौन सी संस्था इसे भेज रही है? G-SAT-N2 नहीं, फाल्कन 9 तो रॉकेट का नाम है। इसको इसरो की कौन सी ब्रांच भेज रही है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा भेजा जाएगा। सॉरी, वैसे ये स्पेस एक्स भेजेगा। जो एग्रीमेंट हुआ है ना, जो एग्रीमेंट हुआ है वो स्पेस एक्स प्लस NSIL द्वारा हुआ है। इन दो के बीच एग्रीमेंट हुआ है, नेशनल
स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, सॉरी, इसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और स्पेस एक्स के बीच में एग्रीमेंट है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और ये एग्रीमेंट किसके बीच में है? स्पेस एक्स के बीच में। और स्पेस एक्स अपना कौन सा रॉकेट भेजेगा? फाल्कन 9 रॉकेट को भेजेगा। कौन से रॉकेट द्वारा इसे भेजेगा? फाल्कन 9 के द्वारा भेजेगा। सबसे कम गेंदों पर समाप्त होने वाला टेस्ट मैच किन दो टीमों के बीच हुआ था? तो ये मैच किसके किसके बीच हुआ था? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था। ये किसके किसके बीच हुआ है? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ है। इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सा सैटेलाइट सफलतापूर्वक स्थापित किया है? आदित्य L1 भेजा है। 24वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वाधिक पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुए? ओपेनहाइमर। और ये रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी है। और आपको ये भी पता होगा बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? आप मुझे बताएंगे बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, और आप मुझे बताएंगे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है। आप जानते हैं कि सिलियन मर्फी बेस्ट एक्टर है। सिलियन मर्फी बेस्ट एक्टर है। जो महिला है उसका नाम है लिली ग्लैंड स्टोन, इसके स्टोन पथरी है। और जो डायरेक्टर है वो क्रिस्टोफर नोलन है। डायरेक्टर का नाम है क्रिस्टोफर नोलन। ये और ये ओपनहाइमर के हैं। ये किससे हैं? ओपनहाइमर के हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 16वां अधिवेशन कहां होगा? दिल्ली में होगा। ये 2024 में जुलाई महीने में 21 से 31 जुलाई के बीच में भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये नाउरू ने किस देश को चीन का ही भाग मानते हुए उसकी सदस्यता को समाप्त करने की घोषणा की है? वो मानता है नाउरू, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो ये किस देश को? वो है ताइवान है। इसका उत्तर है ताइवान। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं दे रखा, यहाँ पे है ताइवान आना चाहिए। ताइवान की जो उसने मान्यता रद्द की है, ठीक है। ताइवान को चीन का ही भाग मानते हुए उसने उसी का ही भाग माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। डेनमार्क के किस युवराज को 25 जनवरी 2024 को राजा का पद ग्रहण किया? कौन है? फेडरिक आंद्रे हेनरिक। फेडरिक आंद्रे हेनरिक जो है ये डेनमार्क के राजा बने हैं, आंद्रे हेनरिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किन देशों में पासपोर्ट सर्वाधिक शक्तिशाली है? दुनिया के शक्तिशाली पासपोर्ट किस देशों के हैं? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। वैसे तो ये नई रिपोर्ट भी आ गई है। चलो, पुरानी रिपोर्ट में जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस जो है, ये डी ऑप्शन है इसका, जर्मनी, सिंगापुर, फ्रांस, ये इसमें जो है शक्तिशाली पासपोर्ट में आते हैं। और भारत का स्थान इस रिपोर्ट में 80वां था, बाद में अब 85वां हो गया है इंडिया का रैंक। तो ये रिपोर्ट अभी जनवरी महीने की अलग रिपोर्ट है और अब ये फरवरी महीने की रिपोर्ट अलग है। मिलिट्री स्ट्रेंथ पावर इंडेक्स में किस देश की सेना को सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है? अमेरिका की सेना को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। आप देख सकते हैं ये रिपोर्ट में अमेरिका की सेना को सबसे 2 नंबर पे रशिया है, फिर चाइना है, फिर भारत है। पाकिस्तान के किस देश ने मिसाइल और ड्रोन से एयर स्ट्राइक किया? पाकिस्तान में किस देश ने मिसाइल और ड्रोन से एयर स्ट्राइक किया? ईरान ने किया। और इसका बदला लेगा दोबारा पाकिस्तान। फिर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितने देशों के पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताए गए हैं? मैंने आपको जर्मनी, सिंगापुर और फ्रांस तो बता दिए थे। इसमें वैसे 6 देश हैं। आइए वो देखते हैं वो 6 देश कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट। अब हम देखते हैं दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट वाली जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। अब इसमें लिस्ट अलग आएगी। दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में कृपया मुझे बताएंगे कि जर्मनी है, ये सिंगापुर है, ये दक्षिणी कोरिया है। भारत का स्थान इस रिपोर्ट में अलग दिखा रहा है। हम इस रिपोर्ट को दोबारा देखेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में
पावरफुल जो है पासपोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 6 देश हैं, कृपया उनके नाम आप देख लोगे। ये पहले भी मैंने आपको रिपोर्ट बताई हुई है, ये ना हर महीने आती, तो 2 रिपोर्ट्स हैं। तो दुनिया के जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में 1 नंबर पे हैं वो 6 देश आपके सामने ये लिखे हुए हैं। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, जापान, सिंगापुर, जापान, सिंगापुर, जापान और स्पेन। आप देखेंगे इसमें यूरोप के देश 4 हैं, 2 एशियन देश हैं। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में ये है। 6 देश टॉप पर हैं, टॉप पर 6 देश हैं, ये 6 के 6 एक जैसे रैंक पर आते हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, सिंगापुर और जापान, ये 6 देश सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में आते हैं। नाम का गुट निरपेक्ष आंदोलन होता है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसको नाम भी कहते हैं। नाम की बैठक जो है वो 19वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है? वो अभी युगांडा में की गई, युगांडा की राजधानी कंपाला में, युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित की गई है। आगे हम देखते हैं, बच्चे कह रहे हैं सर युगांडा की कैपिटल देख लीजिए, कंपाला। ये रहा कंपाला। कंपाला मैंने आपको बताया द कैपिटल ऑफ युगांडा, सही लिखा है मैंने, कैपिटल ऑफ युगांडा। आगे क्वेश्चन आता है कि G77 की तीसरी साउथ समिट कहां पर हुई? ये भी कंपाला में हुई है, ये भी कंपाला में हुई है, युगांडा में हुई है। इसकी थीम पूछी है, इसकी थीम पूछी है, इसकी थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड। थीम है इसकी लिविंग नो वन बिहाइंड, इसकी थीम का नाम है लिविंग नो वन बिहाइंड, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने ईरान में आतंकवादी संगठन जैश अल अदल के मुख्य ठिकानों पर हवाई हमला किया? अब पाकिस्तान पे हमला किया था ईरान ने, तो पाकिस्तान ने बदला लेते हुए किस पे हमला किया? ईरान पर। ईरान के जैश अल अदल पर अटैक किया, ये पाकिस्तान ने अटैक किया। आप मुझे बताएंगे पाकिस्तान के इस ऑपरेशन का नाम क्या था? पाकिस्तानी ऑपरेशन ऑन ईरान, पाकिस्तान का उस ऑपरेशन का नाम क्या था जो उसने ईरान पर किया? तो ये था ऑपरेशन मरगबर समराचार। क्या नाम था? ऑपरेशन मरगबर समराचार। इस ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया था? ऑपरेशन मरगबर सरमाचार, सरमाचार लिखना था मैंने, सरमाचार। तो ये पाकिस्तानी ऑपरेशन का नाम है। किस देश ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया? ये युगांडा में आयोजित हुआ। रिपीट हो गया क्वेश्चन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2023-24 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया है? आप मुझे बताएंगे भारत की जीडीपी का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? एनएसओ द्वारा लगाया गया है। एनएसओ ने भारत की जीडीपी का अनुमान 7.3 का लगाया है। वेरी गुड, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एनएसओ के जनवरी 2024 में जारी पहले अग्रिम अनुमानों में 2023-24 में देश की प्रति व्यक्ति आय, ये प्रचलित मूल्यों पर पूछा है, करंट प्राइस पर, आज की जो महंगाई रेट है इस आधार पर भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है, देश की प्रति व्यक्ति आय आज की रेट में कितनी है, ये देखो पूछा जाएगा। प्रचलित मूल्य पर पूछा जाएगा तो 1,86,000 रुपए है। हमारे देश की प्रचलित मूल्य पर पूछेंगे तो 1,86,000, क्योंकि आज महंगाई ज्यादा है। और अगर आपसे स्थिर मूल्यों पर पूछेंगे, स्थिर मूल्य क्या होते हैं? अगर आपसे
स्थिर मूल्यों पर पूछेंगे। स्थिर मूल्य होते कांस्टेंट प्राइस पर भारत की प्रति व्यक्ति इनकम पूछ ले तो 1,05,000 पे हैं। 1,05,000 हमारी स्थिर मूल्यों पर है, ये दोनों याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। एनएसओ के अग्रिम अनुमानों के अनुसार अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस उप क्षेत्र में 2023-24 में सबसे अधिक वृद्धि सर्वोच्च रही, सबसे अधिक ग्रो किया हमारा सेक्टर। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। पहला होता है एग्रीकल्चर, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा होता है सेवा क्षेत्र। तो कौन से क्षेत्र ने ग्रो किया? दूसरे क्षेत्र ने। दूसरा क्षेत्र होता है निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। आप जानते हैं कृषि और खनन ये 1 नंबर में आते हैं, और ये जो सेवाएं होती है ये तीसरे में आती है। तो सबसे ज्यादा ग्रो किसने किया? मैन्युफैक्चरिंग ने किया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारत में जीडीपी वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी, नेगेटिव रही थी? आपको जानते हैं कि कोरोना के समय में हमारी जीडीपी कुछ हुआ ही नहीं, सारे लोग घर में बैठे थे। 2020-21 की जीडीपी नेगेटिव थी। दक्षिणी कोरिया कंपनी सैमसंग इस वर्ष भारत में लैपटॉप का उत्पादन प्रारंभ करने जा रही है। सैमसंग भारत में लैपटॉप बनाएगी। कहां पर ये लैपटॉप बनाने की फैक्ट्री लगा रही है? लैपटॉप बनाने की फैक्ट्री नोएडा में लगा रही है। आइए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सैमसंग लैपटॉप इन नोएडा। तो सैमसंग एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है नोएडा के अंदर। सैमसंग बिगन इन नोएडा प्लांट दिस ईयर। तो इस साल कहां पर ये लगा रही है? नोएडा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में स्थापित राम लला की मूर्ति के शिल्पकार कौन है? पता ही है आपको, अरुण योगीराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की किस कंपनी में H-125 सिविल हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए फ्रांस की एयरबस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जनवरी 2024 में किए हैं? H-125 ये सिविल हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे भारत में। हम भी ले आएंगे हेलीकॉप्टर, फिर तो अपने हेलीकॉप्टर लाएंगे, ये भारत में बनेंगे। फ्रांस की एयरबस और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम, ये सिविल एयरपोर्ट हवाई हेलीकॉप्टर होंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत में हर व्यक्ति के पास अपने हेलीकॉप्टर हुआ करेंगे। देश के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे उत्पादों के प्रदर्शन हेतु दिव्य कला मेलों का सरकार द्वारा आयोजन किया जाता है। 2024 में ऐसा पहला मेला किस शहर में लगाया गया? 2024 में विकलांग लोगों के लिए ऐसा मेला कहां पर लगाया गया? नागपुर में लगाया गया। मैंने एक मूवी देखी थी, ये साउथ की मूवी थी, आपने भी देखी होगी। उसमें एक लड़की होती है, वो ऐसे दिव्यांग एंटरप्रेनर जो होते हैं ना, जो विकलांग एंटरप्रेनर होते हैं, उनकी लिस्ट निकालती है, और खास करके ब्लाइंड लोगों की लिस्ट निकालती है, अंधे लोगों की। अंधे लोग अंधे हों और साथ में बिजनेसमैन अच्छे हों, पैसा बहुत होता है, तो वो लड़की उनको प्यार के जाल में फंसा लेती है। ऐसी एक मूवी है। तो फिर वो क्या करती है, बाद में अचानक ही गायब हो जाती है, उनसे पैसे भी मांग लेती है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे दे दो, ऐसा वैसा करके। ठीक है, तो ये मतलब इस प्रकार से आपने भी देखी होगी शायद ऐसी मूवी। तो ये नागपुर के अंदर दिव्यांग लोगों का जो है ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संचार उपग्रह GSAT-20, इसका नाम नया क्या है? GN2 है ना इसका नाम। तो इस वर्ष स्पेसएक्स कंपनी के रॉकेट के जरिए विदेशी धरती से किया जाएगा। ये भारत से नहीं भेजा जाएगा, विदेशी धरती से भेजा जाएगा, अमेरिका से भेजा जाएगा। तो ये स्पेसएक्स कौन से देश की कंपनी है? बिलोंग टू अमेरिका। स्पेसएक्स बिलोंग टू अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली अमृत भारत रेलगाड़ी। अमृत भारत आप जानते हैं कि 554 रेलवे स्टेशनों को अमृत रेलवे स्टेशनों में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताना है कि सबसे पहली अमृत जो ट्रेन पूछी गई है, ये सबसे पहले अमृत रेलगाड़ी, अमृत भारत रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चलाई गई? ये अयोध्या और दरभंगा के बीच में चलाई गई है। ये रेलगाड़ी किसके? अयोध्या और दरभंगा के बीच में चलाई गई है।
दिसंबर 2024 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा का कोष लगभग कितनी राशि है? भारत के पास, रिजर्व बैंक के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है? 625 अरब डॉलर है। आरबीआई के पास में कितना है? 625 अरब डॉलर। ये फॉरेक्स है, फॉरेन रिजर्व है। 2023-24 ने पहले 9 महीनों में भारत के विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग द्वारा जनवरी 2024 में जारी किए गए पूर्व वर्ष के समान अवधि की तुलना में इन 9 महीनों में देश की वस्तुगत निर्यात और आयातों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखो, आपने मुझे बताना है कि इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो ये पिछले साल की जो 23-24, और हमें कंपैरिजन किसका करना है? पिछले साल की जब शुरुआत हुई थी, शुरू के 9 महीने यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर के बीच में हमें 9 महीनों का कंपैरिजन करना है। ये कह रहे हैं कि आयातों में वृद्धि हुई है या निर्यातों में वृद्धि हुई है। क्या दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है? तो ये दोनों ही कथन मेरे हिसाब से गलत है। इसको चेक करेंगे, दोनों कथन गलत होनी चाहिए। एक मिनट, दोनों कथन सही नहीं है। ठीक है, दोनों कथन सही। इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट, एक बार इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन बनाते हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थापित किया गया है? ये अयोध्या में स्थापित किया गया है। ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग के जनवरी 2024 में जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार 2013-14 के अनुसार 9 वर्षों में देश की लगभग कितनी जनसंख्या मल्टी डायमेंशनल गरीबी से बाहर आई है? तो 25 करोड़ जो है ये मल्टी डायमेंशनल जो गरीबी से बाहर आई है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है कि हमारे बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार आने के बाद में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा जो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है उसमें से किस स्टेट के गरीब सबसे ज्यादा बाहर आए हैं? तो सबसे ज्यादा बाहर आए हैं यूपी के गरीब बाहर आए हैं। कहां पे आगे बाहर आके आगे देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहां पर है? इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय अब तो है नहीं, इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया, इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है। इलाहाबाद बैंक कौन से बैंक में मर्ज हो चुका है? इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है। और पहले इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहां पर था? कोलकाता में था। वर्ष 2023-24 के दौरान आरबीआई के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि कोषों में लगभग 25 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, कोषों में 50 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, या 25 अरब डॉलर की कमी हुई है, या 50 अरब डॉलर की कमी हुई है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 625 अरब डॉलर है। 625 अरब डॉलर है। इस पिछले साल के मुकाबले में अब 50 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। नमस्ते जी। ये पिछले क्वेश्चन का आंसर प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। इलाहाबाद बैंक इलाहाबाद में नहीं है। इलाहाबाद बैंक कहां पर था? कोलकाता में था, क्योंकि अंग्रेज सबसे पहले जो आए थे वो इलाहाबाद में, ये बंगाल में आए थे, तो बंगाल में स्थापित किया था। निशांत, गुड इवनिंग, लेट आए हो आप अभी। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स निम्नलिखित किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स की जो रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी की जाती है। ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की जाती है। भारत में वित्त आयोग के कार्यों में क्या शामिल है? वित्त आयोग क्या करता है? वित्त आयोग क्या करता है? टैक्सेस का डिवाइजेबल करता है, टैक्सेस को बांटता है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और दूसरा कार्य है कि राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदानों के लिए फॉर्मूले का निर्धारण करता है। यह फॉर्मूला बनाता है जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या देती है? ग्रांट देती है। दोनों कथन सत्य हैं, ये दोनों कथन गलत है? ये दोनों ही कथन सही हैं।
ये दोनों काम वित्त आयोग के द्वारा किए जाते हैं। ये दोनों काम कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है, बोथ काम करता है। भारत के 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें किस अवधि के लिए लागू होंगी? जो भी 16वां वित्त आयोग बनेगा ये लागू होगा 26 से 31 के लिए। 1 अप्रैल 26 से ये 5 साल के लिए इसकी सिफारिशें लागू होंगी। और आपको मैं बता दूं कि जो पिछला जो 15वां वित्त आयोग था वो 6 वर्षों के लिए बनाया गया था। 2020 से 2026 इस सबसे लंबी अवधि का वित्त आयोग यही है। 6 साल के लिए इसको रिकमेंडेशन इसकी रही। आगे आता है कि 16वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? अरविंद पानगड़िया को सौंपी गई है। आगे क्वेश्चन आता है कि जनवरी 2024 में गुजरात में हुए 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल जो सम्मेलन की थीम क्या थी? ये गुजरात के अंदर जो सम्मेलन हुआ था इसकी थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। इसकी थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रो एग्लाइज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सूक्ष्म शैवाल है जो दिखाई नहीं देते। ये फाइटो प्लांक्टन है जो आमतौर पर गंदे पानी में पाए जाते हैं। ये एकल कोशीय प्रजाति, थोड़ा हिंदी में क्वेश्चन है, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है। ये फाइटोप्लैंक्टन है जो गंदे पानी में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बीच में आया है तो कोई रीजन है, आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार करना है। चावल के उत्पादन में विश्व में भारत पहले स्थान पर है। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो बताएंगे कौन सा कथन सत्य है? इसमें केवल 2 नंबर वाला सत्य कथन है। ये सही कथन है। भारत उत्पादन नहीं है, सबसे ज्यादा उत्पादन नहीं करता, भारत एक्सपोर्ट करता है चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है Soik.in की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल जीडीपी के परसेंटेज के रूप में कौन से राज्य का क्रम सही है? हमारी देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा परसेंटेज शेयर किसका है? परसेंटेज शेयर इन ग्लोबल जीडीपी, इन टोटल जीडीपी। देश की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर तमिल, फिर गुजरात, फिर बंगाल। इसका उत्तर ए सही है। तो आप देखते हैं सबसे पिक्चरें बॉलीवुड में बनने लगी। अभी यूपी में भी फिल्म सिटी बन रही है, तमिलनाडु में तो साउथ की फिल्में बनती हैं, गुजरात है, उद्योग है, और बंगाल है। तो ये जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समपोषणीय व्यापार मानकों पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन 2023-24 को कहां पर किया गया? ये क्वेश्चन गलत हो गया। ये तो आंसर है, ये बीच में कहां से आ गया? ये क्वेश्चन, ये तो पिछले वाला आंसर है, इसको काटो एक बार। वेयर इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल बिजनेस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन नवंबर 2023? नवंबर में जो है एक मीटिंग हुई है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल बिजनेस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की। ये मीटिंग भारत में हुई है, नई दिल्ली में। ये मीटिंग कहां पर हुई है? भारत में हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए कहा जाने लगा है कि उसकी प्रकृति काफी कुछ अल्पाधिकार हो रही है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की उपलब्धियां और कार्यप्रणाली इस तथ्य को रेखांकित करती है? कौन सी ये चीजें जो है रेखांकित करती हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार हो गई है? अल्पाधिकार को कहते हैं ओलिगोपोलिस्टिक कहते हैं। ओलिगोपोलिस्टिक का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब हम कह सकते हैं एकाधिकार हो गया, मोनोपोली टाइप से हो गया है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, पहले ऑटोमोबाइल में बहुत सारी होती थी कंपनियां, लेकिन अब ऑटोमोबाइल में बहुत थोड़ी कंपनियां रह गई हैं। टेलीकॉम सेक्टर में भारत में वोडाफोन, रिलायंस, जियो, एमटीएस, हच, बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन आजकल टेलीकॉम सेक्टर में सिर्फ हो गई है
जियो हो गई है, एयरटेल हो गई है, या थोड़ा बहुत अभी बीएसएनएल और आइडिया का तो ज्यादा है नहीं, तो ये भी एक प्रकार का ये हो गया है। हम बात करें एविएशन की, बात करें तो एविएशन में टाटा आ गई है, पहले कंपनी किंगफिशर थी, जेट एयरवेज थी, गो एयर थी, ये सब बंद हो गई हैं। हम मीडिया की बात करें तो मीडिया में एनडीटीवी हो गए और बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स जो हैं वो अभी एक ही व्यक्ति के पास आ गए हैं। हम रिटेल कारोबार की बात करें तो मेट्रो आर फ्यूचर्स है और बहुत सारे खत्म हो गए हैं। तो ये सभी इसके आंसर हैं। भारत अभी किस प्रकार का क्षेत्र बनता जा रहा है? भारत अभी सारा किस तरफ बढ़ रहा है? ओलिगोपोली की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटे और मझोले क्षेत्रों के लिए कारोबारी सुगमता आसान हो गई है। इसके लिए निम्नलिखित कौन सा कथन उत्तरदायी है? भारत में छोटे लोगों के लिए एसएमएस स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बिजनेस थोड़ा आसान हो गया है। क्यों हो गया है? सबसे पहले बात करते हैं, अनेकों प्रकार के टैक्स खत्म हो गए हैं, सिर्फ जीएसटी एक ही टैक्स आ गया है। अर्थव्यवस्था का डिजिटलाइजेशन हो गया है, यूपीआई वगैरह आ गए हैं, डिजिटलाइजेशन हो गया है आजकल। आगे हम देखते हैं कैश फ्लो पर आधारित ऋण में कैश लोन हाथों हाथ मिल जाता है। भारत में जो सड़कें वगैरह अच्छी बन रही है, लॉजिस्टिक अच्छा बन रहा है, हीरा हाईवे, हाईवे, रेलवे, एयरवेज, ये हमारे देश में बेहतर होती जा रही है। और जो रिटेल जो सेक्टर की वृद्धि के कारण बाजार में पहुंच अधिक हो गई है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए भारत में बिजनेस थोड़ा आसान हो गया है। भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो के संदर्भ में कौन से कथन पर विचार कीजिए? पहला है, वाणिज्य बैंकों द्वारा वितरित खुदरा ऋणों में मार्च 2021 और मार्च 2024 के बीच में 24.8% की समेकित वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये बात, पहले भारत में लोन जो थे ना 21 से 24 के बीच में पहले 24.8% की वृद्धि हुई है टोटल लोन्स में। लोन हमारे देश में 24% बढ़ गए हैं। दूसरा है, मार्च 2021 और मार्च 2024 के बीच में असुरक्षित खुदरा ऋणों का अनुपात 22.9 से बढ़कर 25.2 हो गया है। क्या हो गया? 25.2 हो गया है। तो मेरी इसके आंसर जो है, और तीसरा क्या है, असुरक्षित खुदरा ऋणों में वृद्धि के कारण जोखिम लेने की क्षमता में सुधार और डिजिटलाइजेशन और फिनटेक का इस्तेमाल करना है। तीनों कथन सही हैं। तो भारत में जो लोन पोर्टफोलियो है, देखो असुरक्षित ऋण होते हैं कि हम बात करते हैं कोलेट्रल फ्री लोन जो है वो ज्यादा मिलने लग गए। पहले भारत में 22.9% मिलते थे कोलेट्रल फ्री लोन, लेकिन आजकल जो है 25.2% मिलने लग गए हैं। तो ये इन लोन्स में भी वृद्धि हुई है, और वैसे लोन में वृद्धि हुई है लेकिन असुरक्षित लोन में बढ़ गए हैं। तो ये तीनों कथन सही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा वितरित असुरक्षित खुदरा ऋणों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है? अभी मैंने आपको बताया कि असुरक्षित जो लोन है, असुरक्षित जो लोन है ना, उनको हम किस नाम से बुलाते हैं? अनसिक्योर्ड लोन्स कहते हैं। अनसिक्योर्ड लोन बढ़ रहे हैं। अनसिक्योर्ड लोन क्यों बढ़ रहे हैं? अनसिक्योर्ड लोन का बढ़ने का रीजन क्या है? अर्थव्यवस्था में मांग सर्जन में वृद्धि लाने कर बड़े पैमाने पर ऋण बांटने की पहल। भारत में डिमांड बढ़ाने के लिए, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा अनसिक्योर्ड लोन, आरबीआई को कह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दीजिए, अनसिक्योर्ड लोन दीजिए, मुद्रा लोन दीजिए। तो इसका आंसर डी है। थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है लेकिन आप इसे पढ़िए, ये भी आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक ना अभी रेट होल माइनिंग के बारे में कुछ कथनों पर विचार करना है। चूहे की तरह कुछ खनन हुआ करते थे भारत में। 2014 में मेघालय में रेट होल माइनिंग तकनीक का उपयोग करके कोयला खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत में मेघालय में 2014 में रेट होल माइनिंग पर रोक लगा दी थी। रेट होल खनन तकनीक का उपयोग अब भी निर्माण स्थलों पर होता है। रेट होल माइनिंग ने उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमिकों को निकालने के लिए 80 मिमी व्यास के पाइप को अंतिम छोर तक पहुंचाया था। तो
ये तीनों कथन सही है। सरकार ने तो रोक लगा रखी है रेड होल माइनिंग पे, लेकिन जो 41 लोग जो श्रमिक जो फंस गए थे उनको इसी के द्वारा निकाला गया था। रेड होल माइनिंग एक चूहे की तरह बिल निकालते हुए उन लोगों को निकाला गया था। आगे हम देखते हैं रेड होल खनन तकनीक का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है। रेड होल माइनिंग का जो है 3 से 4 फुट ऊंची संकीर्ण सुरंगों में अवैध खुदाई करके कोयला निकालने के लिए किया जाता है। भूमिगत पानी व सीवर के पाइप बिछाने के लिए भी रेड होल माइनिंग का प्रयोग किया जाता है। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन सही है, इसीलिए रेड होल माइनिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संख्या के हिसाब से चलन में कुल नोटों में उच्च मूल्य वाले नोटों की हिस्सेदारी। देखो पहले जब नोटबंदी हुई थी उससे पहले भारत में बड़े नोटों की 21% होते थे, नोट बड़े होते थे, 44% छोटे नोट इस्तेमाल होते थे। सॉरी 21% थे, लेकिन अब 23-24 में बढ़ के 44% हो गए। पहले 10 से 16 में हमारे देश में बड़े नोट 21% इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब 2022-23 में 44% लोग बड़े 2-2 हजार के नोट इस्तेमाल करने लगे। अगर इन नोटों को वैल्यू के हिसाब से देखें, बड़े नोटों की वैल्यू देखें, तो 90% लोग बड़े वैल्यू के नोट ही इस्तेमाल करते हैं, छोटे नोट इस्तेमाल नहीं करते। तो ये दोनों कथन सही है। और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बड़े नोटों का इस्तेमाल करना नुकसानदायक होता है, इसीलिए सरकार ने 2000 रुपए के नोट को अभी वापस ले लिया है। 19 मई 2024 को ये नोट वापस ले लिए गए थे। भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों के खनन हेतु खानों की नीलामी का दौर 29 नवंबर 2023 को प्रारंभ हुआ। अब इसमें कौन सा खनिज है जिसकी ऑनलाइन ऑक्शन सरकार ने निकाले? सरकार ने कहा कि जिसने खान लेनी है ले लो, तो ये सारे ही सरकार ने अभी ऑनलाइन दिया था। एक तो प्लेटिनम को भी ऑनलाइन कहा था कि जिसने खान लेनी है ले लो, माइनिंग ऑक्शन आप ले लो। मोली बटेनम का भी एक है, ग्लूकोनाइट और पोटाश का भी, लिथियम का भी और नायोबियम का ही। ये सारे के सारे ऑनलाइन ऑक्शन सरकार ने कहा था कि ले लो। अब मुझे बताइए सरकार ने जिसने ये लिया, तो जितने एरिया सरकार ने उसको दिया उसके लिए सरकार ने कितने रुपए मांगे? सरकार ने अगर किसी को दी थी प्लेटिनम की खान दी थी, उसका 4% सरकार ने उससे मांगा कि 4% हमें रॉयल्टी दो। एक है मोलिब्डेनम का 7.5% मांगा। अब ग्लूकोजोनाइट और पोटाश है इसका 2.5% मांगा। लिथियम का 3% सरकार ने रेट रखा और नायोबियम का रेट रखा 1% रखा गया। तो ये सरकार द्वारा रखे गए रेट हैं, सारे ही सही हैं, उपरोक्त सभी हैं। भारत में दूध उत्पादन कितना होने का अनुमान है? पिछले साल भारत में कितना दूध का उत्पादन हुआ है? दूध का उत्पादन भारत में 230.53 मिलियन, ये बिंदु लगा हुआ है, पॉइंट है, 230.5 मिलियन टन भारत में दूध उत्पादन हुआ। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में कौन कौन से राज्य हैं। तो आपने बताना है कि देखो दो क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि पहला क्वेश्चन तो ये था कि 2022-23 में दूध उत्पादन के घटते क्रम में कौन सा राज्य का क्रम सही है। दूध उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है। ये दूध उत्पादन में 1 नंबर पे ये शुरू के 4 राज्य हैं। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 नवंबर 2023 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 को ये अवधि कब तक बढ़ा दिया है? तो ये 2013 में फूड सेफ्टी बिल आया था भारत सरकार ने, इसको 2028 तक बढ़ा दिया है। इसका आंसर 2028 है। ये जो फूड सेफ्टी बिल जो है ना, ये 2028 तक बढ़ा दिया है। ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, इसका आंसर 2028 है। तो सरकार ने इसको 2028 तक बढ़ा दिया। ये आज ना फटाफट में बनवाइए पीडीएफ, तो थोड़ी सी गलती रह गई होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पशुपालन सांख्यिकी के अनुसार भारत में अंडों का उत्पादन कितना आंकलन है? भारत में अंडे कितने उत्पादित होते हैं एक साल में? पिछले साल कितने उत्पादित हुए हैं?
भारत में अंडे उत्पादित हुए हैं 138.38 मिलियन। अंडों के उत्पादन में कौन से राज्य 1 नंबर पे रहा, 2 पे कौन सा रहा, 3 पे कौन सा रहा, जल्दी मुझे बताएंगे। देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है सबसे पहले। भारत में अंडों के उत्पादन पे 1 नंबर पे आंध्र प्रदेश रहा, 2 नंबर पे रहा तमिलनाडु, 3 नंबर पे रहा तेलंगाना, 4 नंबर पे रहा 4 नंबर पे पश्चिम बंगाल था और 5 नंबर पे कर्नाटक है। तो इसका उत्तर ए है। इसका उत्तर क्या है? ए है। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से कथन है उस पर विचार कीजिए। संविधान के 280 एक के अनुसार वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का गठन 5वें वर्ष से उससे पहले भी किया जा सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि 11वां वित्त आयोग है ना और 10वें के बीच में 6 साल का अंतर था। ये 6 साल बाद घोषित किया गया। जैसे अभी 15वें और 16वें के बीच में इतना अंतर नहीं है, लेकिन वो अभी घोषणा तो हो ही गई उसकी। और 14वां वित्त आयोग का गठन 13वें वित्त आयोग के 5 साल 2 महीने बाद किया गया। अब थोड़े से लेट हो जा रहे हैं। और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 6 साल के लिए है। तो ये सारे कथन सही हैं। तो 1 2 3 4 सारे कथन सही है। ये क्या दे रखा है? ये वो उस क्वेश्चन का आंसर है जो भारत का जो फूड सेफ्टी जो बिल है ना, जो खाद्य सुरक्षा बिल जो है वो कौन सी तारीख तक बढ़ा दिया गया है? खाद्य सुरक्षा बिल। ये भारत का फूड सेफ्टी जो बिल है ना 2013, फूड सेफ्टी बिल 2013 जो है ये 31 दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये नोट कर लेना। ये 2 क्वेश्चन आंसर हो गए इसके अंदर। वो ऊपर 2 क्वेश्चन मिक्स थे ना, उसको आप देख लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2023 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम को कौन सी तारीख तक बढ़ा दिया है? ये वही उत्तर हो गया, अभी मैंने आपको बता ही दिया, 31 दिसंबर 2028 तक। श्री अन्न अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहां की जा रही है? ये अन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये हैदराबाद में बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? हैदराबाद में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। तो आपको सेशन किस प्रकार से लगा? ये 2 भाई फ्री पढ़ाई यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप पीडीएफ बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। महेश करें थैंक यू सर, क्लास बहुत बढ़िया थी। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये रोज आपको बुलाने आती है, थोड़ा आपसे मिलने आती है स्टूडेंट से। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। आकांक्षा आई है आपसे मिलने के लिए। आकांक्षा कह रही कि मेरी मेरी नई नई फ्रॉक है, मैंने फ्रॉक पहनी हुई है नई नई। वो कह रहे बहुत अच्छी है, वो देखो खुद लगाई है। अच्छा ठीक है। वो देखो, हेलो आकांक्षा, दिव्या बुला रही है आपको। दिव्या, चलिए स्टूडेंट इसकी पीडीएफ बना लीजिए। गुड़िया रानी बाय बाय कह रहे हैं आपको, बाय बाय कर दीजिए। आप गुड़िया हो? पीडीएफ बना लीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टाटा। ये देखो रमन बुला रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है? हेलो क्यूट आकांक्षा बेटा। ओके बाय स्टूडेंट।